नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आज मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, है ना। तो आज खुश तो बहुत होगे तुम कि ये जो कारवां 71 क्लासेस तक चला था, आज 72 से वापस स्टार्ट हो रहा है। बीच में बहुत लंबा गैप था। सेकंड ग्रेड पेपर जीके का दोबारा होने के कारण हम भी डिस्टर्ब हुए और आप भी डिस्टर्ब हुए, लेकिन आज खुश तो बहुत होंगे तुम। बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर ऑनलाइन वालों को भूल गए क्या, आप ऑफलाइन का बैच स्टार्ट कर रहे हो। ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था और बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं ऑफलाइन हम जीरो लेवल से स्टार्ट करें। इसीलिए मैं स्टेटस में भी कह रहा हूं कि फ्रेशर्स बच्चे अगर है ना, तो निश्चित रूप से अगर तुम बीकानेर के आसपास के हो, बाहर के हो, मैंने हॉस्टल सुविधा भी कर दी इस बार गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखाया। तो हॉस्टल सुविधा भी कर दी और वो टेंशन एकदम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर फ्रेशर होना तो निश्चित रूप से तुम्हें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। मार्गदर्शन बहुत बढ़िया मिलेगा। पैसा अपनी प्राथमिकता नहीं है। मैंने हॉस्टल चार्ज बहुत कम रखवाया है जिससे उनका लागत मूल्य निकल सके, क्योंकि एक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जब लगातार पढ़ेंगे और लगातार टेस्ट होंगे तो आनंद तो आएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस आप पूरे राजस्थान, भारत में, हरियाणा से, पंजाब से बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से अच्छी है। लेकिन वो दूर हैं तो उनके लिए यही साधन है। लेकिन जो पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, जो कैपेबल हैं, योग्य हैं, उनको ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं इसमें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ निःशुल्क भी पढ़ा रहा हूँ। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप निःशुल्क मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे यही है कि आप जरूर अगर कर सकते हैं तो करें। तो आज की ये जो हिंदी में सर्वप्रथम क्लास है वो मैंने इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपको मैं थोड़ी पीछे 71 क्लासेस से वापस जोड़ सकूं। देखिए, पूरी रणनीति तय होती है कि 71 क्लासेस के बाद गैप आएगा, 73वीं क्लासेस से जो है वो स्टार्ट होगी, काव्य शास्त्र स्टार्ट होगा, तो बीच में एक लंबा गैप आएगा। तो एक 72 नंबर क्लास, एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जो वापस से उनकी नियमितता जो है वो मतलब बना सके, क्रमबद्धता को जोड़ सके, वापस वो जोश जो ठंडा हो चुका उसे जगा सके। तो इसलिए ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है कि बच्चों को कब कौन सी क्लास देनी है। लगभग ये जो कोर्स है वो 200 प्लस क्लासेस का होगा। कितने प्लस? 200 प्लस क्लासेस का कोर्स होगा। मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहो, स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स मैं यहां पर निशुल्क भी करवाऊंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐप के अंदर नहीं है क्या? यार ऐप के अंदर जरूरत क्या है जब पूरा वही चीज यहां पढ़ा रहा हूं। ऐप के अंदर कुछ रामायण, सर आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे दो। देखो, उसके लिए सेटअप व्यवस्था नहीं है। ये मैं अलग जगह स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूं और वो वहां पर अलग करता हूं। ऑफलाइन के लिए अलग हॉल होगा तो वहां पर ये व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए वो अलग है और ये अलग है। लेकिन कोई भेदभाव थोड़ी है। पढ़ाने वाला मैं हूं, यही सर हपा उनको पढ़ाऊंगा, यही श्रावकाचार उनको पढ़ाऊंगा। ये श्रावकाचार यहाँ देवसेन का है, आप जानते हैं। ये सारी चीजें मैं उनको पढ़ाऊंगा, यही आपको पढ़ाऊंगा। तो ये भेदभाव वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन में एक चीज होती है कि जो आई टू आई कांटेक्ट होता है, कोई बच्चे को दिक्कत आए, सर ये चीज कैसे हुई, अगर राम स्नेही संप्रदाय सगुण है तो उसे निर्गुण में क्यों काउंट किया जाता है? सर जो सांडिल्य था उसने भक्ति के मार्ग को क्यों चलाया था, ठीक है। तो जैसे अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने सर जो मुकरियां लिखी थी तो सर उसका नाम मुकरी ही क्यों पड़ा था? इस टाइप के जो कुतूहल भरे क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देने में बड़ा आनंद आता है। बच्चे पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है जो हमें भी नहीं आता है, तो सोचते हैं अरे यार ये इस प्रश्न का आंसर तो हमें भी खोजना चाहिए। मुकरियां यानी कोई बात जब हम कहकर मुकर जाते हैं तो उसी आधार पर अमीर खुसरो ने मुकरियां लिखी थी। तो ऑफलाइन का एक आनंद अलग होता है, उसमें एक सामने कंपटीशन होता है, ये चीज होती है, तो वो एक अलग आनंद होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कंटिन्यूटी होती है कि 4 से 6 बैच लगेगा, मतलब वहां 4 बजे पहुंचना ही है। यहां क्या होता है, सर आज तो कोई काम हो गयो, क्लास देखी जी को नहीं, सर आज तो शादी थी, आज तो ब्याह था, आज तो फलानी जगह गया था, सर मैं 10-15 दिन से डिस्टर्ब चल रहा था इसलिए नहीं। यहां तो डिस्टर्ब हो चाहे कुछ भी हो, 4 से 6 क्लास लेनी मतलब लेनी ही है। वहां मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, यहां मैं आप पे है ना डंडा लेके काम कर सकता हूं। समझ रहे हो ना? 6ठी 7वीं के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? एकदम डंडा लेकर पढ़ाते हैं ना कि तूने पढ़ाई की तो क्यों नहीं की। लगातार जब, वैसे डांटता तो मैं यहां भी खूब हूं, वहां लगातार जब डांटा जाएगा और फ्रेशर बच्चे होते हैं वो निश्चित रूप से जोशीले होते हैं, ठीक है, और अनुभवी बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत होती है, सही तरीका कि तुम पढ़ तो सही रहे हो लेकिन तुम में ये कमी है, तुम पेपर अटेंड सही नहीं कर पा रहे हो। तो कमियां सुधार के लिए ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहता है। हाँ, आप अगर कैपेबल हो कि हम ऑनलाइन से सुधार सकते हैं तो आपके लिए स्वागत है, अभिनंदन है, आप निश्चित रूप से सुधार सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना।
तो ये चीज है। हाँ जी, तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम, हिंदी में सर्वप्रथम, आज हम जितने भी हिंदी में सर्वप्रथम है सबको जानेंगे। सबसे पहली बात आती है हिंदी में सर्वप्रथम कवि कौन है, तो उत्तर आपके सामने लिखा है। अब आप में से कोई कमेंट करेंगे सर आप उत्तर नहीं लिखते तो ज्यादा मजा आता। कोई बात नहीं, आज की क्लास सिर्फ जोड़ने के लिए है आपको। तो आप जानते हैं सरहपा, और दूसरा इनके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो वो भी आप याद कर लो तो ज्यादा बेस्ट रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सरहपा, तो अब आप जानते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, तो इसको सरहपा किसने माना, प्रथम कवि किसने माना था, तो आपको पता होना चाहिए राहुल साकृत्यायन ने सरहपा माना था। सरहपा, राहुल भद्र, सरोज वज्र, ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पीछे वाला सारा याद रहो। अब आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, सरहपा के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है सरहपा के बारे में क्या जानते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं तुम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हाँ ये तो पता है प्रथम कवि सरहपा को कहते हैं, और ये इतना भी पता है कि राहुल साकृत्यायन ने, और ये शताब्दी भी यहाँ लिख दी, 9वीं शताब्दी सर ने लिख दी, लेकिन इसके बारे में इसके 3-4 नाम है, इसके ग्रंथ कौन सा है, इसने किस प्रकार का साहित्य लिखा था, ये किस, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। और जब मजबूर हो जाते हो तो यकीनन समझ लेना कि तुम पीछे वाला भूल चुके हो, तुम पीछे वाला भूल चुके हो, और यही चीज आपको बार बार पीछे वाले पढ़ने को लिए बाध्य करेगी। इसीलिए टेस्ट सीरीज जो चलाई जाती है, ठीक है ना, ताकि आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो सर ने पढ़ाया था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा इसका मतलब याद करते समय आपने कहीं ना कहीं एकाग्रता खो दी थी, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन, सरहपा, 9वीं शताब्दी, ये तीनों बातें याद रखना। पिछले फर्स्ट ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि संदेश रासक की शताब्दी कौन सी थी, बात को समझ जाना इशारों से। हिंदी की जब प्रथम साहित्यिक रचना आती है, हालांकि प्रथम कवि तो राहुल सरहपा माना जाता है, लेकिन जब बात आती है प्रथम साहित्यिक रचना की, तब हम जानते हैं वो रचना कौन सी है, श्रावकाचार है। कौन सी है, श्रावकाचार है, जो कि देवसेन की रचना मानी जाती है। श्रावकाचार जिसमें जैन सिद्धांतों का वर्णन है ना, जैन सिद्धांतों का वर्णन देवसेन की कृति है। किसकी है ये, देवसेन की कृति है। खड़ी बोली की जब बात आती है, खड़ी बोली की हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। किसका माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। 2014 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, जेहाल मस्ती मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किस भाषा में है, रेखता भाषा में है या किस भाषा में है, तो अमीर खुसरो बहुत मतलब एक उस टाइम के बहुत अच्छे कवियों में से एक थे, और मुकरियों के बारे में मैंने आपको बताया भी था। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार, मतलब कोश के ग्रंथ जो लिखने वाले थे वो भी थे अमीर खुसरो। यानी अब मैं इसको कोश को देखो, एक तो होता है कोश और एक होता है कोश, है ना, दोनों अलग अलग है। अब यहां पर ये कहना चाहते हैं मतलब कहीं ना कहीं व्याकरण या फिर भाषा से संबंधित ग्रंथ, यूं कह सकते हैं। तो आप जानते हैं खालिक बारी रचना के बारे में आपने अच्छा पढ़ा है। अब आप सोच के देखें, आप आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगेगा अरे यार ये तो सर सर्वप्रथम पढ़ाएंगे, कोई खास बात नहीं। अरे नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। पीछे वाला सारा बता देंगे कि आपको पीछे वाला मात्र 20% याद रहा है, 80% भूल चुके हो, और यही चीजें आपको पीछे वाला रिवाइज करने के लिए वापस बाध्य करेगी। सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो को कहा जाता है, या इसको यूं भी कह सकते हैं सर्वप्रथम कोश ग्रंथ किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था। सबसे पहला कोश ग्रंथ है कौन सा, तो वो है खालिक बारी है। कौन सा है, खालिक बारी है। उसके बाद आप जानते हैं अपभ्रंश, आप जानते हैं किस प्रकार से हम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, है ना, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश होते 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 हम अवहट अपभ्रंश तक पहुंचे। अपभ्रंश का जब प्रथम प्रबंध काव्य, यानी प्रबंधात्मक काव्य और मतलब प्रबंधात्मक काव्य और खंड काव्य के अंतर मैंने आपको बता रखा है, मुक्तक काव्य का अंतर बता रखा है मैंने, है ना, तो प्रबंध कौन सा होता है वगैरह सारा बता रखा है। तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया सबसे पहला प्रबंध काव्य था भविष्यत कहा, और धन के बिना भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहता है। तो प्रथम अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, भविष्यत कहा धनपाल। ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ढंग से पढ़ते हैं। जैसे बात करते हैं कि रस के सूत्र, हम जैसे फर्स्ट ग्रेड पढ़ो, सेकंड ग्रेड पढ़ो, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको जब रस निष्पत्ति सिद्धांत पूछा जाएगा तो रस निष्पत्ति में भट्ट लोलट है, भट्ट नायक है, शंकुक है
है ना। तो इनमें से ये पूछा रस सूत्र, सबसे पहले रस सूत्र की व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे भट्ट लोलट थे। अब आप सोचोगे सर इनकी व्याख्या आएगी, आप जानते हैं अभी साधारणीकरण जब मैं कराऊंगा तो इनकी पूरी व्याख्या होगी। यहां क्या आज मेरे पास लगभग 16 पेज में प्रथम है, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, आपको थोड़ा कंटिन्यूटी जोड़ना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। सबसे पहले रस के सूत्रों की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार जो थे वो थे भट्ट लोलट। अब साधारणीकरण का सिद्धांत शायद फर्स्ट ग्रेड में है सिलेबस में, ये ऐसे हैं जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लगते रहते हैं, हटते रहते हैं। कभी भट्ट लोलट का लग जाता है, कभी वक्रोक्ति कुंतक का लग जाता है, ठीक है, प्लेटो अरस्तु वगैरह लगते रहते हैं, लॉन्जाइनस लगता रहता है, भरत मुनि का लगा था, मतलब हटते रहते हैं, लगते रहते, थोड़ा बहुत ये चेंज होता है ना, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में चेंज होता है। तो साधारणीकरण के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्ट नायक। ध्यान से समझना, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार तो है भट्ट लोलट, ठीक है, और साधारणीकरण के सर्वप्रथम जो है प्रयोगकर्ता वो है भट्ट नायक। मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल बताता हूं, आप यकीन नहीं करोगे। आज मैंने एक स्टेटस लगाया था 1 महीने पहले, किसी ने कमेंट किया था कि सर आपके पढ़ाई में से प्रश्न आते हैं। मैं वो छोड़िए, मैं अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की ओर ले जाता हूं आपको। पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान जब जीके का पेपर अपना हुआ था, तो जैसे मेरे परिवार में ही जो है मतलब मान लो वो जीके और हिंदी के बीच में 2 घंटे गैप था, तो आते ही फटाफट, आदत होती है बच्चों की, किताब खोल के बैठते हैं कि हिंदी का पेपर है, 2 घंटे बाद थोड़ा सा कुछ देख लूँ, कुछ मिल जाए। तब मैं उस वक्त वहीं खाना खा रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, ये छोड़ दे, रस निष्पत्ति वाला चीज़ है ना, वो देख ले, उसमें से एक आध प्रश्न पक्का आएगा। तो जबकि उसके वो टॉपिक पढ़ा हुआ भी नहीं था। आप मानो या ना मानो, वो कहते ना मानो या ना मानो, मानो तो गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा इसमें से प्रश्न आता ही है, 1.5 पन्ने का टॉपिक है, गारंटेड क्वेश्चन आएगा। वो उसने देख लिया तुरंत, ये शंकुक है ना, और भट्ट लोलट, भट्ट नायक वगैरह, और पेपर में प्रश्न आया भी था कई जगह। मैं आपको और बता दूं, आप अगर ऑफलाइन वाले बच्चे अगर यहाँ बैठे देख रहे हैं रेगुलर क्लास, जो पिछले बैच के हैं, मैंने बार बार जोर देकर कहा था कि नव भक्तमाल आपसे पूछी जा सकती है और आप गलत करके आओगे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। आपसे उत्तरार्ध भक्तमाल पूछी जा सकती है, क्योंकि आप गलत करके आओगे, और ये जो चीजें है ना, इन पर जोर दिया था, और ये रचना आपको पता है पेपर में पूछी भी गई थी। तो आप अनुभव से कुछ, मैं ये नहीं कहता मैं ही बेस्ट हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हाँ, मैं मेहनत करता हूं, और जो रुचि से जो पढ़ाता है ना, वो निश्चित रूप से लोगों के दिलों पे राज करता है, और मैं दिलों पे राज करने के लिए निकला हूं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए निकला हूं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे भी। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य की बात आती है कि भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, रामचंद्र शुक्ल जो हैं, रामचंद्र शुक्ल एक तरफ तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है, जाली है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है, जाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदी का जो महाकवि चंद्रवरदायी है, और महाकाव्य जो है वो क्या है, पृथ्वीराज रासो है ना। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, आपके फर्स्ट ग्रेड में आपने नोटिस किया होगा सिलेबस के अंदर आदिकाल दे रखा है, भक्तिकाल दे रखा है, रीतिकाल दे रखा है, तो उसमें ब्रैकेट में कवि दे रखे हैं, सारंगधर है, चंद्रवरदायी, इनको विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। इनके जो 69 समय हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, कौन सा समय सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसमें विवाह का वर्णन है, किसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का वर्णन है। मैं सारी चीजें करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आनंदित होकर आपको तो रेगुलर क्लास देनी है। बस अब की बार एक, वो कहता ना, एक चीज है कि क्लास रात को 9 बजे टाइम निकाल लीजिए। तुम ऑनलाइन वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम ऑफलाइन नहीं आ सकते मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ ऑनलाइन आऊंगा। आप नहीं आ सकते, मैं आपके लिए आऊंगा, लेकिन कम से कम घर बैठे इतना तो कर सकते हो ना कि क्लास 9 मतलब 9 बजे ही देखनी है। इतनी नियमितता तो तुम रख सकते हो या नहीं रख सकते, और इतनी भी नहीं रख सकते और फिर तुम कोई ना कोई घर के काम का कोई और अदर बहाना ढूंढते हो, तो तुम्हारे अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। मैं कड़वा बोलता हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों, क्योंकि बिना नियमितता चाहे वो कहीं पर भी हो, सिलेक्शन होता ही नहीं है, रिजल्ट मिलता ही नहीं है। मैं खुद जानता हूं, मैंने इतने दिन नियमितता नहीं दी, लेकिन मैंने जो गैप लिया
वो परिस्थितियों के कारण लिया कि अभी आपको ये क्लासेस देने का कोई औचित्य नहीं था। 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड पेपर था। अब धीरे धीरे वापस में अभी 5-7 दिन 30 जुलाई तक मेरी जो क्लासेस हैं वो एकदम पर डे नहीं रखूंगा, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन रखूंगा। क्यों रखूंगा? ताकि क्या है कि 30 जुलाई तक बच्चे वापस बराबर आ जाएं। ठीक है, तो आप 9 बजे नियमितता रहे कि 9 बजे नहीं, चाहे दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर आपको करे, लेकिन बोला अब हमारे क्लास का टाइम हो गया, मैं क्लास लूंगी। आप आओ तो सही, मारवाड़ी में क्या, आओ तो सही। तुम एक एक 1000 1500 स्टूडेंट जब लाइव दिखोगे ना तो टीचर खुद मजबूर हो जाता है। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पढ़ो, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। हर क्लास में वो दर्द, हर क्लास में वो कंटेंट लेकर आऊंगा कि तुम पढ़ने को मजबूर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, अब ये कौन सी रामायण आ गई है ना, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। तो अब बड़ा महाकाव्य से क्या मतलब आएगा? यूं कह सकते हैं कि अवधि का, है ना, ये कह सकते हैं हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो उसमें नाम आता है पद्मावत का। ये अब ये आप सोचोगे सर हमने कभी नहीं पढ़ा, ये क्या होते हैं? ये जो कोटेशन है ना प्रथम, ये अलग अलग विद्वानों के होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं नहीं बड़ा तो सर वो था नहीं। अब किसी विद्वान ने ये मान लिया कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। तो इसलिए आपको तो ये लैंग्वेज याद रख लेनी चाहिए। इसमें याद क्या करना है? अगर प्रथम महाकाव्य पूछे पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज रासो, और प्रथम बड़ा पूछे तो कौन सा है? पद्मावत। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक, मतलब एक कथा चलती है साथ साथ, तो अब इसमें भी किसका नाम आता है? पद्मावत का आता है, कोई दिक्कत नहीं। वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसका है? पद्मावत का, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम, अब बात आ गई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो आप अच्छे से जानते हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जो कब लिखा गया था? 1914 में लिखा गया था, आप अच्छे से जानते हैं प्रिय प्रवास। अब सर्ग कितने हैं? सर्ग 17 है या नहीं है? याद रखना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा कितने सर्ग हैं, तो यह भी याद रखना पड़ेगा। फिर आता है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, वो तो था खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम राम भक्ति को लेकर हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, तो साकेत हो जाएगा। और प्रिय प्रवास राम भक्ति को लेकर नहीं लिखा गया था, सीधा है ना, कृष्ण से संबंधित, इसीलिए हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं, जबकि अपने क्या है वो भूल गया मैं तो, साकेत किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त, है ना। आधुनिक तुलसीदास कहते हैं, नहीं कहते क्या? खड़ी बोली का प्रथम काव्य एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, ये अनुदित ग्रंथ है। क्या है ये? अनुदित ग्रंथ है। बात आती है जब हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली गद्य में सबसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी गई थी, और वो लिखी थी कवि गंग। ये कवि गंग वही हैं जिनके कुछ मैंने आपको छंद सुना रखे हैं। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर तब गवर हंसी मुख यूं करके, तो ये वही कवि गंग है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, देखिए एक एक शब्द, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना और खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। अगर आप व्यवस्थित ग्रंथ पूछोगे तब किसका नाम आएगा? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। प्रथम व्यवस्थित जब गद्य की बात आएगी, पूरा गद्य, ये रचना और ग्रंथ, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। अब बात आती है शुद्ध व परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध, तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने, ARC अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक किसको बोला है? राम प्रसाद निरंजनी को बोला है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा, सबसे पहले 12 मासा कौन लेकर आए? तो बीसल देव रासो नरपति नालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीछे 2-3 एग्जामों में रिपीट हो चुका है। मैं फिर बता देता हूं, ये हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि 12 मासा जब आता है तब हम लोग, अच्छा अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले ये अपभ्रंश में 12 मासा वर्णन सबसे पहले अपभ्रंश में मतलब मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे मतलब जो है हिंदी में अपन पहुंचते हैं, खड़ी बोली तक पहुंचते हैं, ठीक है, अवधि में पहुंचते हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नख सिख वर्णन, सबसे पहले नख सिख वर्णन जो है वो आपको कहां मिलेगा? तो उसके लिए आपके उत्तर आएगा राउल वेल। हम पढ़ते भी हैं कि जो नख सिख परंपरा राउल वेल से प्रारंभ होती है ना, राउल वेल से प्रारंभ होती है, वो आगे चलकर कहां दिखाई देती है? किसमें दिखाई देती है?
वसंत विलास में दिखाई देती है या आगे और आगे चलकर कहां दिखाई देती है? बिहारी तक चली जाती है दोहों के रूप में। दोहों के रूप में ये मैंने आदिकाल में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रायंगल बहुत जोरदार बताया था कि वसंत विलास का, बिहारी के दोहों का और राउल वेल का बताया था ना। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो कुछ बच्चे तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर मैं 41 क्लास पे चल रहा हूं, सर मैंने अब तक आपकी 43 क्लासेस देख ली है, सर मैंने आपकी 10 क्लासेस देख ली है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 71 क्लासेस पूरी देख ली, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग एक ही काम करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो कि क्लास जो है पहली क्लास से वापस स्टार्ट कर दो। लाइब्रेरी तुम लोग लगभग जाना स्टार्ट कर चुके हो, नहीं तो एक क्लास सुबह देखनी है, जो पुरानी क्लासेस हैं वो एक सुबह देखनी है और रात को 9 बजे नियमितता रखनी है। क्योंकि पुरानी क्लासेस को तो आप स्पीड से भी देख सकते हो, ज्यादा स्पीड मत रखा करो। मेरे मानना है, मैं वैसे बहुत तेज बोलता हूं, 1.25 की स्पीड से ज्यादा मत देखा करो, 1.25 की स्पीड से ज्यादा मत देखा करो, ठीक है। तो नक्सिक परंपरा में राउल वेल से प्रारंभ, सबसे बाद पहले चंपू काव्य की बात आएगी। तो आप जानते हैं चंपू काव्य राउल वेल शिलांकित कृति है, ये रोड़ा कवि की लिखी गई है ना। हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग, ये लीजिए, जोइंदू ने 6वीं शताब्दी में जो है सबसे पहले दोहा, जिसे दूहा कहा जाता है, उसका प्रयोग जो है वो जोइंदू ने किया था। जोइंदू दुहा। अरे आराम से ट्रिक सेट हो जाती है। बात आती है कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता जो है वो है सारंगधर। कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता जो है वो है सारंगधर। मुझे याद है 2016-17 के दौरान मेरे सर ने ऐसे बोला था कि देखो पहले के लोग किस प्रकार से जो है वो छंद लिख देते थे और आंसू कवि होते थे, मतलब तुरंत छंद बोला। तब बोला आजकल कुंडलियां छंद लोगों को याद नहीं होता, लिखने की बात तो दूर है, हमें याद ही नहीं रहता कि इसमें कितनी मात्राएं होती है, चरणों का, छंदों का, गति का, यति का, नियम का पता नहीं चलता है। तब मैंने, जब अपन काव्य शास्त्र शुरू कर ही रहे हैं तो बताएंगे आपको, तब मैंने माता करणी पर, जगत जननी माता करणी पर एक कुंडलियां छंद लिखा था। जिस दिन कुंडलियां छंद आएगा उस दिन मैं आपको ये छंद सुनाऊंगा और उसमें आप देखेंगे मात्राओं की गणना भी एकदम सही की गई है। और मैंने दूसरे ही दिन सर को ले जाकर दिखाया था, मैंने कहा देखो सर मैंने कुंडलियां छंद जो है बना दिया, और उन्होंने बिल्कुल देखा, बोला एकदम गजब बना भी दिया। तो ये चीजें होती है। आप हिंदी को सिर्फ और सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो और मैंने हिंदी को माँ मान के पढ़ा है। आप मेरे में इतना अंतर है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि इसी तरह से एक बार एक गुरुदेव थे, उन्होंने ये बोला कोई मतलब सेमिनार या क्लास के दौरान टेस्ट कि पहले के लोग जो होते हैं परिचय जो देते थे अपने, तो अपना परिचय जो देते थे वो परिचय मतलब काव्य में देते थे, पंक्तियों में देते थे। जबकि आज परिचय लोग मतलब जो है इंग्लिश में देते हैं, माय नेम इज फलाना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन काव्य छोड़ो, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में परिचय देना नहीं आता। तब मैंने आज भी कहा, और सर ने कहा कि जो मोस्टली चारण जाति होती है वो तो निश्चित रूप से आदिकाल पूरा चारणों के इतिहास से भरा हुआ पड़ा है। तो आजकल वैसा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आज भी लिखते हैं और बहुत गजब लिखते हैं, ऐसे छंद लिखते हैं। तो यकीनन तब उस वक्त भी मैंने एक बोला, मैं सर मैं सुना सकता हूँ आपको, बोला सुनाइए। तो मैंने सुनाया था कि नाम नरेंद्रा, गांव सांवरा, हाल बिकाने बिराजा हाँ, कुल देवी मारी चाड़ राय और बाप भैरूजी ध्यावा हाँ, पिता मरा पर्याय शंकर रा, माता करणी वंश पुजावे, नाम जात चरण मारो गोत मिश्रण में राज कवि कहलावा। अर्थात जो सूर्यमल मिश्रण, जो राजस्थान के राज्य कवि हैं, तो चारणों में जो मिश्रण गोत्र है वो गोत्र किसका है? सूर्यमल मिश्रण, मतलब सूर्यमल मिश्रण का जो गोत्र है मिश्रण है। तो मैंने कहा जात चारण मर गोत्र मिश्रण में राज कवि कहलावा, अर्थात वो राज कवि कहलाते हैं। तो कुल मिला के आप अगर जब किसी चीज के अंदर उतर जाते हो ना, एकदम तो गहराई में चले जाते हो ना, तो निश्चित रूप से उसमें आनंदित हो जाते हो, है ना। केवल पैर भिगोने से, भाई गंगा नदी पे किनारे पे बैठे और पैर भिगो रहे हो और सोच रहे हो आहा आनंद आ गया, अरे नहीं, अभी तक तो पूरा उतरना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके स्नान का आनंद आएगा। तो आपको इस हिंदी भाषा को माँ मान के पढ़ना चाहिए। बोला अब तो मैं हिंदी में डूब गया, बस इस हिसाब से हिंदी पढ़नी चाहिए। देखो तो सही, तुम्हें एक एक लोग कहते हैं सर अब इसके शब्दावली हमें समझ नहीं आती। शब्दावली समझ नहीं आती, इसका मतलब आपको अभी तो बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। और एक बार भी ढंग से पढ़ोगे ना तो निश्चित रूप से समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुचि से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो आपको पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने करवा दिए हैं। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा पर। कब मिला था? 1968 में मिला था कि नहीं मिला था? मुझे तो ये बता दो। बोला सर हाँ लगता तो ऐसा ही है, बस याद तुरंत आना चाहिए। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी?
तो आप जानते हैं कि महिलाओं में सिर्फ नाम किसका आता है, महादेवी वर्मा, यामा, है ना। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी के लिए मिला, कब था, 1955। अच्छा, आपसे पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी, लेकिन पहली बार पुरस्कार कब मिला था, 1955 में मिला था। हिंदी के लिए सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसने, तो सरस्वती सम्मान पाया था हरिवंश राय बच्चन ने। ये आत्मकथा नाम से ही कृति लिखी थी, ऐसा नहीं आत्मकथा बल्कि आत्मकथा नाम से ही क्या लिख दी इन्होंने, कृति लिखी, और इस पर इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1991, है ना। उसके कई सालों तक कोई पुरस्कार नहीं मिला, फिर शायद वो गोविंद मिश्र हैं, मैंने बताया था 2 या 3 बताए थे आपको। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान, ये भी मैंने आपको बताया था, व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के भाषा परिवार और हिंदी कृति पर जो है वो प्रथम व्यास सम्मान मिला हुआ था। तो कम से कम हमें प्रथम ज्ञानपीठ किस पर मिला, प्रथम सरस्वती सम्मान किस पर मिला, प्रथम व्यास किस पर मिला, साहित्य अकादमी किस पर मिला, ये तो पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया कि हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम जो महिला है वो कौन है, तो वो है चित्रा मुदगल। इन्होंने लिखी थी आवा कृति, और मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया भी था, आवा कृति लिखी थी। क्या लिखी थी, आवा। अब ये आवा कितने समय से आवा, तो इसमें 1999 की कृति है ये, मतलब आवा इन्होंने 1900 मतलब व्यास सम्मान इनको 1999 में मिला था। आपसे पूछ लिया प्रथम भारत भारती सम्मान किस पर मिला, तो देखिए महादेवी वर्मा को मिला था 1981 में, सबसे पहले प्रथम भारत भारती सम्मान 1981 महादेवी वर्मा को मिला था। पूछ लिया हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार किस मिला, तो दुलारे लाल भार्गव, दुलारे लाल दोहावली, तो दुलारे को देव पुरस्कार मिला। बस दुलारे को देव कहा जाता है, दुलारे को देव पुरस्कार मिला था। फिर आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक की बात आ गई, तो वो मिला था वियोगी हरि को वीर सत्सई पर 1927 में। कब मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक, आपको पता ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेक्सपियर पुरस्कार जो है वो केवल महिलाओं को मिलता है, कौन से पुरस्कार केवल पुरुषों को मिलते हैं, कौन से जो कॉमन मिलते हैं, कोएड मिलते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मंगला प्रसाद वियोगी हरि वीर सत्सई पर मिला था 1927 में। आपसे पूछा सबसे पहले दोहा चौपाई शैली जो लाए, सबसे पहले दोहा और चौपाई शैली लाए थे, वो कौन लाए, तो वो लाए थे सरहप्पा। सबसे पहले दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले थे सरहप्पा। प्रथम गीतकार, सबसे पहले गीत लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी, तो गीत सब आप पता है, गीत गोविंद लिखने वाले जयदेव, ठीक, वो तो अपने संस्कृत क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में चले जाते हैं, लेकिन उससे प्रभावित थे विद्यापति। तो विद्यापति ने जो मैथिली भाषा में लिखे हैं, जो अवहट में लिखे हैं, पदावली लिखी है, तो क्या उसमें गीत ही तो हैं। हिंदी की प्रथम सूफी कवि कौन, प्रथम सूफी कवि आपको पता है मुल्ला दाऊद। क्या नाम है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा है, चंदायन है। कब लिखा था, तेरे साथ 9। मुल्ला ने जब चंदायन से कहा कि मेरे साथ चल, तो इसने कहा तेरे साथ 9, तेरे साथ नहीं चलूंगी, तेरे साथ 9, तेरे साथ नहीं चलूंगी, मैं तो किसके साथ जाऊंगी, राम के साथ। क्यों, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने इस कृति को प्रथम सूफी कृति माना है। हिंदी की प्रथम कवियत्री पूछ ले कि सबसे पहली कवियत्री कौन है, तो मीरा मेड़तनी, मीराबाई मेड़तनी, मेड़ता से थी, तो हिंदी की प्रथम कवियत्री मेड़तनी है, अर्थात मीरा है। अगर हिंदी के प्रथम दलित कवि पूछे कि सबसे पहले दलित कविताएं लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो संत रैदास। कहे रैदास चमारा, कहे रैदास चमारा, जाति भी ओछा, कर्म भी ओछा, ओछा धर्म हमारा, है ना। रैदास जिसे गंगा पुत्र कहा जाता है, पता नहीं किसने हमारे धर्म और हमारे जो जात पात का जहर, हम लोगों में जात पात का जहर जो है, देखिए क्लासेस के लिए कॉल आ रहा है, अभी नहीं, जात पात का जहर भर दिया। मतलब मैं जब कई बार फेसबुक पे भी सामने आ जाता है, यूट्यूब पे भी सामने आ जाता है, रैदास को गंगा पुत्र कहा जाता था। और रैदास अगर वास्तव में छुआछूत होती तो गंगा माता रैदास के प्रति छुआछूत नहीं रखती, लेकिन रैदास जहां गंगा माता को बुलाता, गंगा माता वहीं हाजिर हो जाया करती थी। ये रैदास की जो है वो मतलब भक्ति की पराकाष्ठा थी। ऐसे भक्त, मैं तो इनके वो कहते हैं ना, ऐसे भक्तों के चरण खोल के पी लें। और लोग कहते हैं हमारे धर्म में जात पात कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति के तहत जो है लोगों ने परेशान किया है ना।
हाँ, तो ये चीज है। आप लोगों से यही कहना हो कि हिंदी भाई सब सब्जेक्ट अच्छे हैं, सब में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास हिंदी है। माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। तुम सौभाग्यशाली हो। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जीवन में कभी भी तुम्हारे अंदर, कबीरदास जी जब पढ़ते हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी जब पढ़ते हैं, तो कबीर पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे अंदर मैल नहीं रहना चाहिए। जब ये इतना पवित्र ज्ञान अंदर जाए तो मैल बाहर आ जाना चाहिए। अगर ये पवित्र ज्ञान आपको लग रहा है आप ले रहे हो और मैल बाहर नहीं निकल रहा है, तो हिंदी याद नहीं होगी, हिंदी याद नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो हिंदी को आत्मसात नहीं करे उसका कभी सिलेक्शन ही नहीं हो। क्या करेगा वो, बच्चों के साथ अन्याय करेगा, वो खुद पढ़ा ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा। इसीलिए कहता हूं इस कदर पढ़ो तुम कि लोग तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाए। हिंदी सब्जेक्ट के प्रति जो एक सम्मान देखा जाता है कि अरे यार ये हिंदी के हैं, ये मन संचालन अच्छा करेंगे, स्कूलों में जो चलता है तुम्हें देख के वही होना चाहिए। और जैसे ही तुम्हें कहे हिंदी के हैं, मन संचालन आप करो सर, आपको तो हिंदी के हो, आप तो बहुत आप योग्य ही आप हो, मेरे से तो नहीं होता, मेरे से तो नहीं होता। अरे यार हिंदी के होके तुम बोलने से घबराते हो। लोग तुम्हें चुप करने के लिए मतलब यूं पंक्तिबद्ध हो जाएं, लाइन लगा ले, अरे यार अब तो चुप हो जाए, इतना कितना बोलेगा, इतना तुम्हारे इतने शब्द होने चाहिए तुम्हारे पास में। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, सबसे पहले मुक्तक छंद कौन लाया था आपको पता है? निराला जूही की कली 1916। निराला जूही की कली 1916 में आई थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था अश्लील कृति कहकर। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो वो है आचार्य केशवदास। केशवदास ने सबसे पहले रीति पर ग्रंथ लिखने की परंपरा प्रारंभ की। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हित तरंगिणी। कृपाराम जी जो हैं उन्होंने जो हित तरंगिणी लिखी थी उसे प्रथम रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में काव्य शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक किसे माना जाता है? तो देखिए जो साहित्य लहरी है जो सूरदास ने लिखी थी, आप जानते हैं साहित्य लहरी को हिंदी काव्य शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक माना जाता है। ये बात मुझे इससे पहले मतलब जब ये मैंने पढ़ा था पहली बार, उससे पहले मुझे भी ये पता नहीं कि अच्छा काव्य शास्त्र की भी सबसे पहली पुस्तक ये है क्या, तो ये मुझे भी नहीं पता था। तो अब मैं इसीलिए बोलता हूँ हमने हिंदी की 2 बूंद चखी, पूरा सागर अभी बाकी पड़ा है। इसलिए कभी घमंड ना करें, जितना भी आपको आता है उसमें घमंड ना करें, बस बेस्ट से बेस्ट पढ़ने का प्रयास करें। छंद शास्त्र की प्रथम रचना अगर आपसे पूछ ले कोई, तो वो छंदमाला है, वो भी केशवदास। रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता भी केशवदास हैं, लेकिन रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ लिखने वाले हित तरंगिणी कृपाराम जी हैं। वहीं हिंदी का पहला मौलिक नाटक मुझे बताओ, सबसे पहला मौलिक नाटक, तो वो है नहुष, जो गोपाल चंद्र ने लिखा था। क्या लिखा था? नहुष नाटक को प्रथम मौलिक नाटक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब सबसे पहले अभिनीत नाटक जिसका मंचन किया गया रंगमंच पर, वो कौन सा है? तो वो है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। सारी चीजें हमारे पीछे पड़ी हुई है, सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है ताकि आपको पीछे से जोड़ दिया जा रहा है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक तरफ आपके 1 से 71 क्लासेज हैं और आज से 72 क्लासेज, 73 इस तरह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये क्लासेज जो हैं आप 9 PM रोज रात को 9 बजे, मतलब अभी तो 30 तारीख तक तो एक दिन छोड़ एक दिन आएगी, 9 PM यानी मतलब 9 रात को 9 बजे लीजिए। और इन क्लासेस को सुबह जल्दी उठिए और 6 से मान लो 6:30 तक यूं करके 6 साढ़े 6 में एक बार आधे घंटे में स्पीड से देखिए। क्यों? ये पिछला रिवीजन करना बहुत जरूरी है। घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला के नवाए, फेरा न था। अर्थात फेरना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, भूल जाओगे, रिवीजन करना पड़ेगा। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता कौन? सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप जानते हैं वो लाने वाला व्यक्ति था नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद तो बैठे ठालों का डंडा का है क्या? किसने कहा है? देख लीजिए आप। तो प्रयोगवाद नंद दुलारे वाजपेयी। मैं आपको कहता हूं ये एक मतलब ये भी सोष्ठवादी आलोचकों में शामिल होते हैं। ठीक है, हिंदी में नई कविता शब्द का प्रयोग दूसरे सप्तक में अज्ञे ने किया था। अज्ञे ने जो दूसरा सप्तक था उसमें कहा था कि हमें प्रयोगवादी कहकर न पुकारा जाए। हाँ, नई कविता कहे इस काल को, ये संतोष का विषय है। हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? गजब बात है, लोचन प्रसाद पांडे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना।
इंपॉर्टेंट है लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना जिसमें तुकबंदी नहीं है वो रचना मानी जाती है प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की। सबसे पहली हिंदी की अतुकांत रचना है प्रेम पथिक। और जो प्रेम होता है ना, प्रेम जो होता है उसका कोई तुक होता ही नहीं है। ये क्या होता है? अतुक होता है प्रेम, है ना। लोग पाकिस्तान से भारत में बॉर्डर पार करके आ रहे हैं प्रेम के लिए। अब प्रेम है या जासूसी है वो तो ये देश का जो सिस्टम जाने और वो जाने, लेकिन ये देखिए कोई तुक है ही नहीं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को जो हमारी सिक्योर सुरक्षा एजेंसियां उनको सीरियसली लेना ही चाहिए, यही है, और वो ले भी रहे हैं बिल्कुल ये चीज़ें। लेकिन कुछ लोग इसका सिर्फ हास्य मजाक बना रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है कि कुछ मुद्दों पर जो है राष्ट्र से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको सीरियसली फेस किया जाना चाहिए, क्योंकि समय मारवाड़ी में क्यों समय बड़ो माड़ो है ये वास्ते ऐसे मुद्दा में कभी कोई कमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, बढ़िया रहे। और सीरियसली जो राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है उस पर निश्चित रूप से कभी मजाक करनी भी नहीं चाहिए। खैर, अपने को तो रचना याद करनी है, अपने तो कहां जाना है। अतुकांत, प्रेम का कोई तुक होता ही नहीं है। करंट मुद्दों से जोड़ के पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना, राय कृष्णदास। गद्य काव्य मतलब काव्य है लेकिन गद्य है। गद्य को भी काव्य श्रेणी में लिखा गया है, तो उस रचना का नाम है साधना। किसने लिखा था? राय कृष्ण। मतलब आपको गद्य भी काव्य में लिखने की राय किसने दी थी? राय कृष्ण दास। साधना। और गद्य को काव्य में लिखने के लिए आपको बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, ये राय कृष्णदास ने दी थी। तो राय कृष्णदास ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, याद रखिएगा। जब आपसे वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक से आते ही मैंने आपको बताया था चंद्रलोक की यात्रा, चंद्रलोक। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? चंद्रयान का प्रक्षेपण कल ही हुआ है। कल कितनी तारीख थी? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को चंद्रयान प्रक्षेपण हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये चंद्रयान तीसरा चंद्रयान था, है ना। तो वो बात है, मैंने एक कुमार विश्वास का वीडियो सुना था। कुमार विश्वास आपको पता है बहुत आदरणीय कवि हैं। तो वो कह रहे थे कि जब चंद्रयान सेकंड जब असफल हुआ था, ठीक है, तो किसी ने, पाकिस्तानी ने कमेंट किया था, है ना, कि आप असफल हो गए। तब कुमार विश्वास कहते हैं, चलो छोड़ो मरने दो, क्या कहते हैं वो आप सुन लेना। अब मैंने इतना बता दिया, अब आप वीडियो सुन लेना। तो वो बात है, ये बहुत ही गर्व का विषय था हमारे हिंदुस्तान के लिए, है ना। तो निश्चित रूप से चंद्रलोक की यात्रा ये बहुत बड़ी बात है। कि वो आज एक पोस्ट आज भी देखी थी मैंने, कि कहते हैं कि चंदा मामा, तो यानी पृथ्वी धरती हमारी माँ, तो अब माँ ने राखी भेजी है चंदा मामा के लिए। और वो यार राखी लेकर कौन गया है? चंद्रयान 3 गया है। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद, ये सही है क्या भाई केशव प्रसाद? बताना मुझे आप कमेंट करके। प्रथम दलित कहानी कौन सी है? तो सबसे पहली दलित कहानी है वचनबद्ध, सतीश ने लिखी थी। मुक्ति सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1975 में। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, एनडीसी, ठीक है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार, प्रथम महिला कहानीकार कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। जो बंग महिला नाम से कहानी लिखी थी, राजेंद्र बाला घोष ने लिखी थी। इसे हिंदी की प्रथम इन्हें हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कहा जाता है और ये प्रथम कहानी कही जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद थे, आपको पता है। और इसके तुरंत बाद अगले ही वर्ष इनका जो है वो निधन हो गया, 1936 में निधन हो गया था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जब बात करोगे आप, तो वो आएगा परीक्षा गुरु। क्या आएगा? परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास का। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो वह है छप्पर, जयप्रकाश करदम का है, 1994। छप्पर क्या है?
छप्पर जयप्रकाश करदम। हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा, अब तो हम कहाँ पहुंच गए, हमने जो लास्ट क्लासेस ली थी जीवनी की, आत्मकथा के रेखाचित्र संस्मरण की, वहां तक लगभग पहुंच चुके हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास की है। सबसे पहली आत्मकथा अर्धकथानक मानी जाती है जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी। लेकिन सबसे पहले जीवनी की बात आपसे पूछी जाएगी तो याद रखना, सबसे पहली जीवनी भक्तमाल ने लिखी थी, भक्तमाल थी, नाभादास ने लिखी थी भक्तमाल, है ना। नाभादास ने लिखी थी भक्तमाल, और इस भक्तमाल में कई जो उस समय के जो भक्त कवि थे उनका वर्णन दिया गया है। हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ वो कौन सी है, तो वो है कलम का सिपाही अमृत राय ने जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद को लेकर। किसको लेकर, मुंशी प्रेमचंद को लेकर जो कलम का सिपाही लिखी थी वो है प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ। हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज, हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज ये है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रथम संस्मरण आपसे पूछा जाए तो पदम पराग पदम सिंह शर्मा का है। किसका है, पदम पराग पदम सिंह शर्मा का है, याद रखिएगा। एक क्लास में आज इतने क्वेश्चन हैं कि आपको ये क्लास 2 से 3 बार देखनी ही पड़ेगी अगर याद करना चाहते हो तो। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा किसने लिखी थी, महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज ने लिखी थी। सबसे पहली महिला आत्मकथा। आत्मकथा तो सबको याद रहती है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला आत्मकथा किसने लिखी थी, आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार सबको याद रखते हैं, लेकिन सबसे पहला महिला, किस महिला को साहित्य अकादमी मिला, सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सबसे पहले किस महिला को व्यास सम्मान मिला, ये चीजें होती है ना, ये पेपर को टफ बनाने के लिए होती है। और ये चीजें स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो इन चीजों को हमेशा याद करते हुए चलते हैं। अब देखिए, हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा, मतलब एक क्वेश्चन से एक एक शब्द जोड़ जोड़ के आगे चला जाए। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री। अब आप क्या सोचते हो, तुरंत याद हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। आपको पहले याद रखना पड़ेगा हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। जैसे पीछे जाओगे, अर्धकथानक है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रथम महिला आत्मकथा तो बोला मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। प्रथम दलित महिला आत्मकथा तो दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री। तो इस तरह से आपको बार बार 2-3 बार सेट करना पड़ेगा माइंड में, फिर तीनों को इस साइड याद करोगे कि हाँ ये है प्रथम महिला आत्मकथा, और दोहरा अभिशाप दलित महिला आत्मकथा, अर्धकथानक बनारसी ये है आत्मकथा। समझ के बाद प्रथम लघु पत्रिका में शामिल है कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका है उसे सब हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कहा जाता है। वहीं प्रथम साप्ताहिक पत्र की जब बात आती है, सबसे पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड जुगल किशोर का है। आप याद रखें, सेकंड ग्रेड में ये एक आध पत्रिका का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अच्छी तरह से जानते हैं। और हिंदी का सबसे पहला दैनिक पत्र, साप्ताहिक नहीं दैनिक, तो दैनिक है समाचार सुधावर्षन श्याम सुंदर सेन। और हम लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उदंत मार्तंड तो उदंत साप्ताहिक है, जबकि दैनिक जो है वो समाचार सुधावर्षण है। सबसे पहली बाल पत्रिका कौन सी, अब की बार ये प्रश्न पूछ लिया तो बाल दर्पण 1882 ईस्वी, बाल दर्पण 1882। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, क्या पूछा, प्रथम पूछा ना कि 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो 1901 में आप जानते हैं श्याम सुंदर दास, है ना। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, सबसे पहली आलोचना की पुस्तक कौन सी है, समालोचना समुच्चय नाम से सबसे पहली आलोचना की पुस्तक आई थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। लेकिन सबसे पहले तुलनात्मक आलोचना किसने प्रस्तुत की, तो वो की थी बिहारी और सादी, बिहारी और सादी की तुलना की थी पदम सिंह शर्मा, पदम पराग वाले ही हैं ये, ठीक है। तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादी। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, रूपक रहस्य। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य, पूछ लिया जाए रूपक रहस्य की कथा वस्तु क्या है या उसका जो विषय क्या है, तो उसका है वो नाटक का एक प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है, या क्या कह सकते हैं रूपक रहस्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है नहीं है, या इसके बारे में क्या विशेष बात है, तो ये नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है। वहीं आपसे इसका प्रथम मार्क्सवादी आलोचक पूछे तो आता है शिवदान सिंह चौहान का। वहां ऑप्शन में रामविलास शर्मा भी होगा लेकिन वो नहीं होगा। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक जो है वो शिवदान सिंह चौहान ही होंगे। सबसे पहले प्रथम भारतीय व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित श्रीलाल, भाषा चंद्रोदय नाम से लिखा था, ठीक है ना। फिर हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, वैज्ञानिक आप जानते हैं हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा,
वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, ये प्रश्न देखना है आप। इसको वो यूं मत जोड़ना, धीरेन्द्र जो धीरेन्द्र है उन्होंने हिंदी साहित्य नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा था, वो अलग बात है। ये कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, हिंदी भाषा का इतिहास नाम से धीरेन्द्र वर्मा। भाई बहुत गजब बात है, बहुत अच्छी चीज है ये। हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में धीरेन्द्र वर्मा, अच्छी चीज है, इसको याद रखना। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाला साहेब गंगाधर खैर। ये जो राजभाषा आयोग बनाया था, आप जब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे और जब राष्ट्रभाषा राजभाषा आयोग टॉपिक अपने लगता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, तो उसको जब पढ़ोगे तब आपको बताएंगे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खैर थे। हिंदी साहित्य परिषद जो बनाई गई थी, हिंदी साहित्य परिषद, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कोई खास नहीं है, इब्राहिम अलकाजी, कोई खास बात नहीं है। बस यहां तक जो है आपके इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, प्रथम लिखते हैं ना तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखो मैंने काफी कुछ बताया। अब ये पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा एक दो दिन में, तो ये पीपीटी आप जरूर देखना, क्योंकि ये पीपीटी आपको देखनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि रिवीजन के लिए आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। अब मैं कुछ पीपीटीज भी शेयर करूंगा आगे क्लासेस वगैरह में, तो आप तक नोट्स भी जो है पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक बात और बता दूं, आपको टेस्ट सीरीज के बारे में अच्छे से सोचना है पहले से, और जिन्होंने नहीं लिए, इस पर जो टेस्ट सीरीज हैं, इस पर जो नोट्स हैं, इस पर जो नोट्स अभी अपलोड पड़े हैं, अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है और वो नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, तब तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकलवा लिए तो आप कंटिन्यू पढ़ो। अगर आपने ये नोट्स अभी तक नहीं निकलवाए हैं, आज दिनांक 16 जुलाई तक, क्योंकि ये वीडियो अभी तक लगभग 3 महीने बाद भी लोग देखेंगे काफी, क्योंकि अभी तक तो विज्ञप्ति आने के बाद लोग जागेंगे धीरे धीरे, तब देखेंगे कितने काम की क्लासेस हैं। तो अभी तक नहीं निकलवाए हैं तो आप 5-7 दिन रुक के निकलवा लें, नोट्स थोड़े अपडेट करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये भी मेरी सूचना थी आपको, तो आप तक पहुंचा दी। तो उम्मीद करता हूं अब हम कंटिन्यू रहेंगे, और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, कल या परसों में, हो सकता है कल ही दे दूं, कल ऑफलाइन बैच की स्टार्टिंग है, तो परसों मैं दूंगा आपको। काव्य शास्त्र का प्रारंभ कराऊंगा, और पहले ही दिन से जुड़ जाना, क्योंकि बाद में जो है फिर बीच में जुड़ोगे। काव्य शास्त्र कोई खाला का घर नहीं है जो जब चाहे आगे, काव्य शास्त्र क्रमबद्ध नहीं पढ़ोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी, पहले से आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।